कल तक आप भाजपा में एक तेज तर्रार कार्यकर्ता थे और आज शिवसेना के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से उन्होंने लोकतंत्र, भाईचारा, संविधान, इन चीजों की कद्र करना उन्होंने छोड़ दिया। 30 साल से अधिक भाजपा में थे, तब आपको समझ नहीं आया कि आपको भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहिए या नहीं? मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उत्तर भारतीयों पे विश्वास नहीं किया। जो नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि जो लोग यहाँ नहीं रहना चाहते वो पाकिस्तान चले जाएं। उसी कट्टरता वाला नारा एक समय में राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के लिए लगाया था। आज वही राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के प्रिय हो गए, जबकि भाजपा को पता है कि सभी उत्तर भारतीय उसके वोटर और सपोर्टर है। हाँ। उत्तर भारतीयों को मारा और प्रताड़ित किया गया राज ठाकरे द्वारा। फिर भी 400 पार के नारे में इतने आप अंधे हो गए हैं कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप राज ठाकरे को अपने साथ में ला रहे हो, उनको अपने समर्थन में ले रहे हो। कौन वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को? अपने पार्टी के उम्मीदवार राजन विचारे और शिंदे गुट के उम्मीदवार नरेश म्हस्के की तुलना किस तरह से करेंगे? काबिलियत के मामले में आदरणीय राजन विचारे जी नरेश म्हस्के से 100 गुना आगे हैं। काबिलियत कैसी? काबिलियत है कि 35 वर्षों के राजनीतिक जीवन काल में उन्होंने कभी भी अपने पक्ष, अपने पार्टी, अपने नेतृत्व से कभी उन्होंने गद्दारी नहीं की। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश से मैं विज्ञान उपाध्याय। पूरे देश में लोकसभा चुनाव जोरों में है। इसी क्रम में महाराष्ट्र की ठाणे लोकसभा सीट से दोनों शिवसेना में ही घमासान मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे की गुट से 2 बार के सांसद राजन विचारे मैदान में हैं और एकनाथ शिंदे ने नरेश म्हस्के को मैदान में उतारा है। हम ठाणे लोकसभा सीट की गणित समझने के लिए ब्रजेश तिवारी से बात करेंगे, जो इस वक्त दिन रात राजन विचारे की चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि कल तक आप भाजपा में एक तेज तर्रार कार्यकर्ता थे और आज शिवसेना के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? विज्ञान जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रवासी संदेश चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को और सभी मेरा भाईंदर मुंबई वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को नमस्कार करता हूं। क्या कह रहे हैं आप? प्रश्न आपका? आप कल तक भाजपा में थे और आज शिवसेना में खूब तेजी से प्रचार कर रहे हैं, चुनाव का समय चल रहा है, क्या कारण है? देखिए, भाजपा में तो मैंने 32-33 वर्षों तक भाजपा में मैंने काम किया और भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट से मैं आया हूँ। मैंने आरएसएस की ट्रेनिंग भी ली है, मैं आरएसएस का स्वयं सेवक भी हूँ। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय राजनीति को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। काफी अनुभव हुआ मुझे विगत वर्षों में काम करके राजनीतिक रूप से। मैंने भारतीय जनता पार्टी को देखा, मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और मैं उद्धव साहब के शिवसेना यूबीटी में मैंने प्रवेश किया और मैं अब उनके साथ काम कर रहा हूँ। कोई विशेष कारण होगा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का? हाँ, विशेष कारण हम लोग देखिए, मैं कई वर्षों से महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ के ऊपर है, आसपास है। और मेरा जहां तक अनुमान है कि महाराष्ट्र में 2 करोड़ के ऊपर उत्तर भारतीय रहते हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो 15 से 20% उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में रहते हैं पूरी आबादी के अनुपात में, महाराष्ट्र की आबादी के अनुपात में। तो ऐसे में मैंने देखा इतने वर्षों में कि बीजेपी ने कभी भी किसी उत्तर भारतीय पर सांगठनिक रूप से, संवैधानिक रूप से कभी भी उनको जिम्मेदारी के लायक नहीं समझा। मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उत्तर भारतीयों पर विश्वास नहीं किया।
देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में है, 80 लोकसभा सीटें हैं वहां पे। उसके बाद अगर कहीं किसी प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें तो महाराष्ट्र में है, 48 लोकसभा सीटें। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी 44 वर्षों का है। 44 वर्षों में 48 लोकसभा सीटों पर, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मेरे अनुभव में है, किसी एक भी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की किसी एक भी सीट से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी उत्तर भारतीय को नहीं लड़ाया, कभी मौका नहीं दिया। कई बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बना चुकी है। उसके बाद मैंने देखा और पाया कि किसी उत्तर भारतीय को कैबिनेट स्तर तक का मंत्री नहीं बनाया गया। एक बार, पिछली बार देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, तभी देवेंद्र जी ने हमारी विद्या ठाकुर जी को राज्य मंत्री का दर्जा उनको दिया था, राज्य मंत्री बनाया था। बाकी तो कभी उत्तर भारतीयों पे सभी पार्टियों ने, इवन कांग्रेस में उत्तर भारतीयों को बड़ा नाम मिला, बड़ी प्रतिष्ठा मिली। कई बार उत्तर भारतीयों को चुनाव लड़ाया गया, विधानसभा लोकसभा में यहाँ पर मंत्री भी बनाया गया, कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया। उत्तर भारतीयों को कांग्रेस ने यहाँ पर मुंबई प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर भारतीयों का वोट लेना चाहती है, उत्तर भारतीयों का समर्थन चाहती है, उत्तर भारतीयों का साथ बीजेपी नहीं देना चाहती। उत्तर भारतीयों का साथ और समर्थन बीजेपी को चाहिए, लेकिन बीजेपी कभी भी उत्तर भारतीयों को का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर भारतीयों पर विश्वास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का त्याग किया। और एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अभिज्ञान जी, आपको अगर याद होगा, बहुत पहले की बात नहीं, 2012 की बात है। अब थोड़ा आप युवा हैं काफी, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी कम उम्र में आप इतने अच्छे पत्रकार हो गए हैं। और 2012 में मनसे का एक बड़ा आंदोलन चला, राज ठाकरे के नेतृत्व में मनसे का एक बड़ा आंदोलन चला। उसमें मनसे के कार्यकर्ताओं ने, मनसे के नेताओं ने उत्तर भारतीयों को मारा पीटा, उत्तर भारतीय बच्चों को परीक्षा देने से मना कर दिया, उनको केंद्रों पर जाने पर पीटते थे। कहीं भी उत्तर भारतीय अगर ठेला लगाकर भाजी बेचकर अपना जीवन यापन करने जाता था ना, तो मनसे के लोग आकर उसे मारते थे। और राज ठाकरे ने नारा दिया था कि उत्तर भारतीयों, महाराष्ट्र छोड़ दो, उत्तर प्रदेश चले जाओ। जो नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि जो लोग यहाँ नहीं रहना चाहते वो पाकिस्तान चले जाएं, उसी कट्टरता वाला नारा एक समय में राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के लिए लगाया था। आज वही राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के प्रिय हो गए, जबकि भाजपा को पता है कि सभी उत्तर भारतीय उसके वोटर और सपोर्टर है। उत्तर भारतीयों को मारा और प्रताड़ित किया गया राज ठाकरे द्वारा। फिर भी 400 पार के नारे में इतने आप अंधे हो गए हैं कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो आप राज ठाकरे को अपने साथ में ला रहे हो, उनको अपने समर्थन में ले रहे हो। कौन वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को? तो उत्तर भारतीयों के साथ अन्याय करना और राज ठाकरे जैसे लोगों को साथ में जोड़कर आने वाले उत्तर भारतीयों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना, खतरा पैदा करना, इन चीजों के मद्देनजर मैंने भारतीय जनता पार्टी का त्याग किया। जैसे मैंने कहा कि भाजपा बोलती कुछ है और करती कुछ है, इसलिए मैंने भाजपा छोड़ा और मैं शिवसेना में आया। आप कह रहे हैं आप 30 साल से अधिक भाजपा में थे, और ये मनसे का, तो मनसे अभी भाजपा से जुड़ी है। और पहले जो आप कह रहे हैं कि कभी उत्तर भारतीयों को भाजपा ने कोई कैबिनेट मिनिस्टर लोकसभा नहीं दिया है, तब आपको समझ नहीं आया कि आपको भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहिए या नहीं? क्या है कि एक तो उत्तर भारतीय, दूसरे आरएसएस का कार्यकर्ता बड़ा निष्ठावान होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा में मतलब कोई कमी कभी आई नहीं निष्ठा में। हम लोग हर बात, हर कार्यक्रम, हर विचार उसी तरह से भाजपा का मान रहे थे जैसे अपने माता पिता की बातें हम मानते हैं, अपने गार्जियन की बातें। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो निष्ठा और विचार थे, बड़े अडिग थे, बड़े अटल थे, करके वो जो भी करते थे। लेकिन देखिए, अनुभव के साथ वो चीजें आती हैं।
विगत वर्षों में आप देखिए 2 वर्षों में या जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी विशेष तौर पे जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हुए, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आदरणीय आडवाणी जी की जब तक भाजपा थी, तब तक भाजपा वास्तविक भाजपा थी। लेकिन मुझे ऐसा अब कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से उन्होंने लोकतंत्र, भाईचारा, संविधान, इन चीजों की कद्र करना उन्होंने छोड़ दिया है। इन विषयों पर उनका ध्यान कम है। सत्ता बनाना, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ रखना और केवल अपनी बात मनवाना, अपनी बात कहना, अपने मन की बात कहना, लोगों के दुख दर्द को न सुनना, ये उनके नेचर में, उनकी आदत में शुमार है। धीरे धीरे अनुभव हो गया। तो जब तक अटल जी थे तब तक तो मैंने नहीं छोड़ा था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 14 से जब भारतीय जनता पार्टी आई तो आपने देखा कि 10 वर्षों में मेरा मन भर गया, मैंने भाजपा छोड़ दी। इस चुनाव में अपने उत्तर भारतीय समाज को आप कहाँ देखते हैं? मैं इस चुनाव में उत्तर भारतीय समाज को बड़ी सुखद स्थिति में देख रहा हूं। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि उत्तर भारतीय समाज अब समझ चुका है। जैसे आपने कहा कि मेरा मन कैसे भर गया भाजपा से, मैंने क्यों छोड़ा। मैं भी तो उत्तर भारतीय, मैंने कहा मैं भी तो उत्तर भारतीय हूं। जैसे मुझे ज्ञान हो गया, मुझे भान हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी उत्तर भारतीय का, महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति का, और मैं कहूंगा कि देश के किसी व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसीलिए अब सब उत्तर भारतीय इस बात को महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं, और वो धीरे धीरे आप देखना, अभी मैं आया हूं, एक और बहुत सारे लोग मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शिवसेना यूबीटी में आए। अभी बहुत सारे लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शिवसेना के साथ आएंगे। मतलब अभी से ही बता दीजिए। यस। अपने पार्टी के उम्मीदवार राजन विचारे और शिंदे गुट के उम्मीदवार नरेश म्हस्के की तुलना आप किस तरह से करेंगे? देखिए, मैं शिवसेना उत्तर भारतीय का कार्यकर्ता हूं, शिवसेना यूबीटी का कार्यकर्ता हूं। मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि मैं बायस ढोकर बोल रहा हूं, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के उम्मीदवार है इसलिए बोल रहा हूं। जबकि सत्य यह है कि आदरणीय राजन विचारे साहब और नरेश म्हस्के में कोई तुलना है ही नहीं। अभिज्ञान जी, कोई तुलना नहीं है। क्योंकि आप जब राजनीति करने आते हो तो एक समाज का नेतृत्व करने आते हो, एक क्षेत्र का नेतृत्व करने आप आते हो। और अगर आप लोकसभा चुनाव में आते हो तो मैं तो ये कहूंगा उस क्षेत्र का पूरे देश में नेतृत्व करने आप आते हो। जिसे हम अपना नेतृत्व सौंपते हैं ना, उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। काबिलियत के मामले में आदरणीय राजन विचारे जी नरेश म्हस्के से 100 गुना आगे हैं। काबिलियत कैसी? काबिलियत है कि 35 वर्षों के राजनीतिक जीवन काल में उन्होंने कभी भी अपने पक्ष, अपने पार्टी, अपने नेतृत्व से कभी उन्होंने गद्दारी नहीं की, नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने 35 वर्षों के अपने राजनीतिक काल में 4 बार वो नगर सेवक रहे, हम सभी जानते हैं। एक बार वो थाना के मेयर रहे, उसके बाद एमएलए रहे, एक बार 2 बार से सांसद है। आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था देश में उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती कि उन्होंने 1 रुपए का करप्शन किया है या किसी भी प्रकार का देश और समाज के विरोध में कोई काम किया है। उन्होंने ऐसा कोई आरोप उनके ऊपर नहीं है, ये गुण उनके अंदर है। तो इसलिए वो नरेश म्हस्के जी से 100 गुना आगे है। बहुत ही लोकप्रिय है। उन्होंने मीरा भाईंदर के विकास के लिए, ठाणे लोकसभा के विकास के लिए बहुत सारा काम किया है। तो कहने का मतलब यह है कि नरेश म्हस्के का उनमें एक निष्ठावान, एक ईमानदार, एक जिम्मेदार, एक खुददार व्यक्ति ही, चाहे वो समाज हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्र हो, उसका विकास कर सकता है। इसलिए नरेश म्हस्के जी से 100 गुना आगे लोकप्रियता के मामले में भी, काम के भी मामले में राजन विचारे जी 100 गुना आगे है। आप किस आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं? मैं जनता के बीच में इस आधार पर वोट मांग रहा हूं कि आज देश की जो परिस्थिति है,
देश की परिस्थिति ये है, मैंने आपको जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि देश में कोई राजनीतिक विरोधी नहीं रहना चाहिए। उसका मैं प्रमाण दूंगा आपको। उसका प्रमाण यह है कि मोदी जी ने आते ही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। कांग्रेस इस देश की न सिर्फ सबसे पुरानी पार्टी है, बल्कि वो इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है, वो इस देश को बनाने वाली पार्टी है, और इस देश की उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी जब उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। आप विपक्ष को मुक्त करके एक लोकतांत्रिक देश को कैसे बचा सकते हैं? तो ये उनके कथनी करने में अंतर है कि नहीं। नंबर 2, वो क्या बोलते हैं कि हमने किसी सरकार को कभी बर्खास्त नहीं किया, गिराया नहीं। सरकारों को बर्खास्त नहीं किया उन्होंने, सरकारों को तोड़ा उन्होंने। क्या था, सरकारें तोड़ेंगे, चुनाव में जाएंगे तो उनकी पराभव होगी। इस डर से चुनाव में जाने के बजाय उन्होंने सरकार गिराकर चुनाव में जाने के बजाय 6 महीने बाद उन्होंने सरकारों को तोड़ना शुरू किया। आप जानते हैं कि देश के कई प्रदेशों में उन्होंने कई सरकारें तोड़ी है उन्होंने। महाराष्ट्र में आपके सामने उदाहरण है, मध्य प्रदेश में आपके सामने उदाहरण है, ऐसे तमाम प्रदेशों में आपको बड़े सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों को तोड़ा। बिहार में भी आपने देखा कि सरकार को तोड़कर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो ये देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है, देश के संविधान को मानने से इनकार कर रही है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान को कोई हटा, लेकिन उनके कार्यों में उनकी बातों का असर नहीं दिखता। बोलते कुछ है और करते कुछ है, और डराते लोगों को कि इस बार सरकार आएगी तो बहुत बड़ा फैसला लूंगा। अब वो क्या फैसला लेंगे? क्या इस देश को चाइना और रसिया बनाना चाहते हैं? क्या इस देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं? क्या इस देश में संविधान के महत्व को शून्य करना चाहते हैं? ये प्रश्न आज देश के सामने है। देश उनसे डर रहा है, देश भय खा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी तो देश में क्या हो जाएगा। इसी डर और भय के कारण देश और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम लोग आज देश में वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राजन विचारे का जमानत जब्त हो जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं और न मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसा हूं कि मैं पहले ही बोल दूं कि 400 पार आएगा या ऐसा होगा वैसा होगा। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो अंडर करंट मैंने ठाणे लोकसभा के मतदाताओं में देखा है, मेरा गला बैठ गया है। मैं बात कर रहा हूं लोगों से, बात करते करते मैं देख रहा हूं कि लोगों में जो अंडर करंट है, जो एक एहसास है, जो एक उनके अंदर प्रेरणा, और नरेश मस्के जी और राजन विचारे जी में जो तुलना है जी, वो तुलना जो है ना, उस तुलना में राजन विचारे जी बहुत भारी पड़ रहे हैं। उन्होंने लोगों का काम किया है, उन्होंने क्षेत्र का विकास किया है और कभी किसी का अपमान नहीं किया है। ऐसे सुसंस्कृत राजन विचारे जी के लिए, ऐसे विकास पुरुष राजन विचारे जी के लिए ठाणे और मीरा भाईंदर की जनता आतुर है कि कब 20 तारीख आएगा और वो लोग अपना मत देकर राजन विचारे जी को रिकॉर्ड मतों से एक बार फिर से तीसरी बार उन्हें लोकसभा में भेजकर ठाणे लोकसभा में इतिहास कायम करेंगे। ऐसा आरोप है कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना नकली है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अभिज्ञान जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप मुझे एक बात बताइए, पढ़े लिखे युवा है आप मुझे एक बात बताइए कि शिवसेना की स्थापना किसने की? शिवसेना की स्थापना पूजनीय बाला साहब ठाकरे ने की। इस तथ्य को कोई नकार सकता है? अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वाले लोगों का तथ्य नहीं नकारा जा सकता, कांग्रेस की स्थापना करने वाले लोगों का तथ्य नहीं नकारा जा सकता, तो शिवसेना की स्थापना करने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व के तथ्य को कौन नकार सकता है कि शिवसेना की स्थापना स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने की थी। तो शिंदे जी जो बोल रहे हैं, शिंदे को भी शिवसेना में बढ़ाने वाले आदरणीय बाला साहब ठाकरे, आज तक तो आदरणीय बाला साहब ठाकरे उनके आदर्श रहे, आज तक तो आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे इनके आदर्श रहे, उनका फोटो अपने
बैनर पे लगा के वोट मांगते थे शिंदे जी। तो असली शिवसेना जिन बाला साहब ठाकरे ने स्थापित की, उनकी और उनके परिवार की, उनके कार्यकर्ताओं की है, कि असली शिवसेना जो शिवसेना छोड़कर शिवसेना मातोश्री और आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे और कहीं न कहीं बाला साहब ठाकरे की आत्मा में छुरा भोंक कर, जिस प्रकार से छुरा घोंप कर लोग शिवसेना से अलग होकर सत्ता के लालच में, ईडी के लालच में, सीबीआई के डर से जो इन्होंने सत्ता स्थापन की, क्या उनकी कभी शिवसेना हो सकती है? ठीक है, आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, संविधान और लोकतंत्र को का तो कोई मायने नहीं है। उन्होंने कैसे मैनेज किया, चुनाव आयोग ने कैसे उनको उनका चुनाव निशान छीनकर इनको दे दिया, तो वो ये तय जनता करेगी कि आने वाले समय में कौन असली है कौन नकली है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि आज भी लोग पूज्य बाला साहब ठाकरे को और आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे को उतना ही प्यार करते हैं महाराष्ट्र के लोग, देश के लोग, जितना तब करते थे जब बाला साहब ठाकरे थे। आज भी आदित्य ठाकरे साहब के एक आवाज पर लाखों शिव सैनिक खड़ा होता है। हम सभी उनके आह्वान पर खड़े हैं और उनकी विजय सुनिश्चित है। इसका फैसला हो जाएगा कि कौन असली है कौन नकली। हाँ, आपकी पार्टी के सांसद संजय राउत कहते हैं नरेंद्र मोदी को गाड़ देंगे, क्या यही राजनीतिक भाषा का स्तर है? देखिए, बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों में पेश करना, अर्थ का अनर्थ बनाना, ये मैं बोलता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी में खूब है। वो इस कला में माहिर है। पूरा महाराष्ट्र कहता है, पूरा देश कहता है, जो भी मैंने शब्द कहा आपके सामने, कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे की आत्मा में, आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे की पीठ में इन लोगों ने छुरा भोपा है। तो क्या छुरा लेकर आए थे भोपने? क्या छुरा घोपने, छुरा लेकर तो नहीं आए थे ना, राजनीतिक छुरा घोपने का काम किया है। उसी प्रकार से हमारे नेता और बहुत ही विद्वान और हमारे सांसद आदरणीय राउत साहब ने जो कहा, ये एक राजनीतिक भाषा है, ये कहने का एक अपना अंदाज है और एक शिवसैनिक का अंदाज हमेशा बोल्ड होता है, आप जानते हैं। इस नाते उन्होंने कहा, इसका अर्थ और अनर्थ करने की जरूरत नहीं इसके अर्थ को। इसका सीधा सा एक मतलब है कि राजनीतिक भाषा में कई बार देखिए, मोदी जी भी मंगलसूत्र पर आ गए, मोदी जी भी किसी को आतंकवादी कहते हैं, मोदी जी भी अलग अलग बातें करते हैं। आप नहीं देख रहे किस प्रकार से बहक गए हो इस बार चुनाव में, कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये राजनीतिक भाषा है, इसको ज्यादा तुल नहीं देना चाहिए। कुछ बात बताइए जो नरेंद्र मोदी ने कहा हो। नरेंद्र मोदी जी ने क्या नहीं कहा? नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, उसको आतंकवादी कहते हैं इस देश में। नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को के पंजे को खूनी पंजा नहीं कहा था? क्या ये कम बड़ा उदाहरण है इस देश में? कांग्रेस के पंजे को खूनी पंजा किसने कहा था? नरेंद्र मोदी जी ने। तो इस परंपरा की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री ने की है, उन्होंने ही खूनी पंजा कहा था। ये देखिए, ये पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है। ये राजनीतिक बातें हैं, चुनाव की बातें हैं। इनको नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा करके बाद में नहीं कह दिया कि चुनावी जुमला है, क्या उन्होंने नहीं कहा था? तो हम करें तो नमस्कार, आप करें तो चमत्कार, ऐसा नहीं होता है। ये बातें चलती हैं, इसको बहुत तूल देने की जरूरत नहीं, और जनता तूल नहीं दे रही, इसको मोदी जी तूल दे रहे हैं बस। आप मीरा भाईंदर में रहते हैं, इस शहर में राजन विचारे की क्या स्थिति है? राजन विचारे जी की स्थिति बहुत मजबूत है। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि 10 वर्षों तक राजन विचारे जी ने मीरा भाईंदर के विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने आपने देखा फाउंटेन पे जो बहुत ही सुंदर और भव्य और बहुत बड़ा जो ब्रिज बना नदी के ऊपर, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ का जो जंजीरे किला है, जो मीरा भाईंदर की सांस्कृतिक धरोहर है, राजनीतिक धरोहर भी कह लीजिए उसको, क्योंकि किसी राज्य में स्थापित किया गया कोई वास्तु वो राजनीतिक धरोहर भी कहा जाता है। तो जंजीरे किले का पुनर्निर्माण, उसकी स्थापना, उसका व्यवस्थापन और जिस प्रकार से सौंदर्यीकरण उन्होंने किया है, तो
उसके बाद रोरो आप देख रहे हैं, उन्होंने रोरो चलवाया है। उन्होंने यहाँ जो मेट्रो आई तो इस पर जो ब्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ब्रिज के ऊपर मेट्रो चलेगी, तो वो ये सब उनकी देन है। उन्होंने मीरा भाईंदर के लिए बहुत विकास कार्य किए हैं, इसलिए मीरा भाईंदर की जनता और बड़े ही शालीन है, बड़े ही एक कभी उनको ऐसा देख के नहीं लगता कि वो एक नेता है। बहुत ही साधारणतया लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कभी कोई ईगो नहीं रखा। आप देखते हैं कि यहाँ छोटे छुटभैये नेता घूमते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ी और 4 बाउंसर लेके घूमते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नेता हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनके अंदर ओछापन नहीं है, उनके अंदर संस्कार है। बहुत ही धर्मिष्ठ व्यक्ति है और बहुत ही मीरा भाईंदर की जनता, ठाणे की जनता के लिए लॉयल है, जिस प्रकार से मातोश्री के लिए और शिवसेना यूबीटी के लिए लॉयल है। इसलिए वो यहाँ पर जीतेंगे, उनका समर्थन यहाँ के लोग कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ ब्रिजेश तिवारी। हम ऐसे ही अलग अलग वर्ग के लोगों से आपको मिलाते रहते हैं। अभी ये थे उत्तर भारतीय नेता, हम किसी और वर्ग से मिलाएंगे। अभी लोकसभा चुनाव ही चल रहा है, हम आपको पूरा चुनाव दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए प्रवासी संदेश। और प्रवासी संदेश से बने रहने के लिए प्रवासी संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।